हमारे साथ राधिका राव और विनय सप्रू है। शुक्रिया। आपको क्या लगता है क्या बदला, ऐसा क्या बदला कि ये फिल्म अब री रिलीज के बाद इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है? 10 साल पहले ये पिक्चर आई थी। उस वक्त लोगों ने कहा, कुछ जर्नलिस्ट ने कहा रिग्रेसिव है, किसी ने कहा कुछ है। बहुत सारे जर्नलिस्टों ने बोला था ये आप यंग फिल्म बना रहे हो, यंग एडल्ट के लिए फिल्म बना रहे हो, ये क्या ही टाइटल रख दिया आपने। एक किस्म की फिल्में हैं जो अच्छा नहीं कर रही हैं और एक किस्म की फिल्में जो अच्छा कर रही हैं। बाहुबली है या तुम्बाड़ है, तेरा जाना जैसे बद्दुआ, दूर जाओगे तुम मर जाएंगे सनम। इट्स अबाउट मैजिक। फिल्म में सनी देओल का भी बड़ा हाथ है फिल्म बनने में, क्या है वो किस्सा? सनी सर क्या है कि उनको हमारी जैसे कहानियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं। उनको लगता है हम लव स्टोरीज बहुत प्यारी बनाते हैं। एक्चुअली वो जो बीज था कि हम एक लव स्टोरी बनाते हैं, यंग लव स्टोरी, वो सनी सर के बातों से निकला था कि आप एक विजेता फिल्म्स के लिए बनाओ। अब आते हैं आपकी डेब्यू फिल्म पर, लकी। सलमान खान को अप्रोच कर लिया आपने पहली फिल्म में ही जाकर के। तो फोन अब मैंने, हम सलमान सर को नहीं कर पा रहे थे बट सुहेल तक तो पहुंच ही गए थे हम लोग। फ्रॉम अ डायरेक्टर टू डायरेक्टर, सो उसके सामने तो हम गए गैलेक्सी में सुहेल को, तो नीचे सलमान मिल गया हमको। अच्छा। राधिका विनय तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वाह। हमने कहा सलमान हम तो नरेशन देने आए सुहेल को ऊपर। तो उन्होंने बोला अच्छा आओ अंदर आओ, मेरे घर में आओ। तो हम अंदर गए तो उन्होंने बोला कांग्रेचुलेशंस, आई एम डूइंग योर फिल्म। आपने पूछा नहीं आपने कौन सा गाना देखा जिसमें आपको मेरा काम पसंद आया? मैंने पायले चमकाई। पहले उन्होंने हमको सुनाया हुड़ हुड़ दबंग दबंग। मैं सलमान सर गाना तो बहुत अच्छा है। बोले ये तुम नहीं डायरेक्ट कर रहे हो? तो हमने अच्छा। फिर उन्होंने हमको ताकते रहते तुम, तो सबने सलमान ये कोई गाना होता है क्या हो आप भी क्या हमको गाना दे रहे? ये तुम डायरेक्ट कर रहे हो, ये आप डायरेक्ट कर रहे हो, ये आप कर रहे हो। ऑफ कोर्स सेट पे फिर थोड़ी सी हलचल हो गई कि ये क्या हुआ यार, गाना है मस्त मस्त दो नैन दिल का ले गए चैन, आपने तो सलमान खान द मोस्ट ब्यूटीफुल आइज को चश्मा बना दिया, बंद कर दिया आपने। 2 वॉक थे। एक वॉक थोड़ा सा ऐसा शोल्डर शेक करके वॉक करते हैं। अच्छा। और फिर हम लोग गए, हमने कहा नहीं सलमान ये शोल्डर शेक मत करो, जस्ट स्ट्रेट वॉक। बट ही सेज तुम रखोगे वही, जब तुम एडिट करोगे तुम देखना वही वर्क करेगा। फॉर सच अ बिग सुपरस्टार यू नो, उस वक्त सेट पे ना कोई खाना खाने की जगह थी, ना बैठने की जगह थी, कुछ नहीं था। एंड खाना निकलता था और बर्फ की तरह ठंडा हो जाता था, कुछ गर्म ही नहीं रह रहा था, बिकॉज़ वो सो कोल्ड। तो ऐसे हमें याद है जमे हुए चपाती, ऐसे लग रहे थे कि थप्पड़ मार सकते हो उन चपातियों के साथ, हार्ड हो गए थे। वो नीचे बैठ के खा रहे, वही ड्रेस पेटी पे बैठ के सलमान वाज हैविंग। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। एक फिल्म है जो री रिलीज हुई है और उसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। अपनी रिलीज से ज़्यादा कमाई उसने बॉक्स ऑफिस पे की है। फिल्म का नाम है सनम तेरी कसम और आप उसके बारे में कई खबरें सुन भी रहे होंगे। आज हमारे साथ फिल्म को बनाने वाली डायरेक्टर जोड़ी बैठी हुई है। हमारे साथ राधिका राव और विनय सप्रू हैं, जिनका प्लान है इस इंटरव्यू के बाद जाकर उन्हें समोसे, छोले और दही खाने हैं, है ना? तो बिना देर के इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं ताकि समय से समोसे, छोले और दही वो खा सके। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का ललन टॉप। शुक्रिया। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। हाँ, मतलब एक फिल्म जो रिलीज होते समय इसकी कमाई 9 करोड़, 9.25 करोड़ रुपए के आसपास थी और अभी जो कलेक्शन है वो 35 करोड़ के आसपास का हो गया है। आपको क्या लगता है क्या बदला, ऐसा क्या बदला कि ये फिल्म अब री रिलीज के बाद इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है? मुझे लगता है गरिमा जी आपने कहा था कि अब आप जवाब वो दीजिए जो आपने और कहीं ना दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग बात कहते हैं कि पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे थोड़े पॉलिटिकल स्टैंड्स नहीं लेने चाहिए, पर मुझे लगता है कि कि हम जब कहानी लिख रहे थे ना, तो हमने कई प्लेटफॉर्म से ये भी बोला हुआ है कि ये इंस्पायर्ड बाय शिव पुराण है ये कहानी, तो मुझे लगता है कि, और ये 10 साल पहले ये पिक्चर आई थी। उस वक्त लोगों ने कहा, कुछ जर्नलिस्ट ने कहा रिग्रेसिव है, किसी ने कहा कुछ है। और उसी वक्त हमारी कंट्री में एक पॉलिटिकल चेंज हुआ, एंड एक अवेयरनेस ऑफ हमारे ख़ुद के कल्चर की एक अवेयरनेस आने शुरू हुई, फॉर व्हाट एवर रीज़न। हम खुद कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े हुए हैं। हम सवेरे असेंबली में जाते थे तो हम जो प्रेयर बोलते थे उसका कुछ हमारे उससे कुछ लेना देना होता नहीं था। और मैं खुद अपने ख़ुद के कल्चर से इन पिछले 10 सालों से ही इंट्रोड्यूस हुआ हूँ, तो
तो आई थिंक ये एक चेंज जो आया ना पिछले 10-12 साल से, हमारे पॉलिटिकल चेंज जो आया, जिससे कि हमारी मच मोर कल्चरल अवेयरनेस बढ़ी है, यू नो। आई थिंक उससे क्या हुआ ना, क्योंकि हमारी ये जो थी ना, तो ये कहानी का सैटेलाइट ZTV के पास है, यू नो। तो ZTV वाले हमेशा हमको बोलते थे कि सर हमारे यहाँ म्यूजिकल्स चलती नहीं है कुछ भी, सर आप कोई भी म्यूजिकल ले लो नहीं चलती है बड़ी। ये पिक्चर हम जब भी लगाते हैं हमारी TRP डाउन होती है, चल पड़ती है, और TRP अप हो जाती है। तो हमने उनको यही कहा कि भाई आपके जो ये है ना, लोग बाग ये खींच मेरी फ़ोटो, ये सब तो सनम तेरी कसम, ये सब तो है ही, बट आपकी ऑडियंस, क्योंकि ZTV की ऑडियंस इज़ वेरी, वो एक्चुअली में शिव पुराण देख रही होती है, शिव और सती की कहानी है ये, यू नो। तो वो देखती है जब उस कहानी को, तो उनसे ऑटोमेटिकली कनेक्ट होता ही होता है। और इस लास्ट 10 साल में जो हमारे कंट्री की एक अवेयरनेस आई है, चाहे मेरे खुद के बच्चों में, या मैं इन एंड अराउंड देखता हूँ, आज हम कुंभ में देखते हैं 10 करोड़ लोग। आज हम बॉम्बे में जाते हैं, एक हरे राम हरे कृष्णा का एक टेम्पल है, उनका एक सेक्शन है जहाँ पे बच्चे बैठे हुए जाप कर रहे होते हैं, यू नो। तो उनका एक जाप का सेक्शन है जहाँ वो मालाएं फ्री में देते हैं और लोग बाग बैठ के जाप करने को दे प्रमोट। आप गरिमा जी बिलीव नहीं करेंगे, वहाँ सिर्फ और सिर्फ बच्चे बैठे होते हैं, यंगस्टर्स एंड यूथ, यू नो। तो कहीं ये जो हमारी अवेयरनेस हुई है ना हमारे कल्चर की अबाउट, हमारे खुद के पुरानास की, हमारे रूट्स की, हमारे खुद की, मैं खुद अभी इंट्रोड्यूस हुआ पिछले 12 साल से। तो आई थिंक उस अवेयरनेस के साथ में यहाँ एक ये अवेयरनेस कहानी हमने लिखी है, बट एक जो एक कंट्री की जो एक इन टोटलिटी एक अवेयरनेस बढ़ रही थी ना, उसी के साथ साथ ये कहानी उसी वक्त आई, और ये इट वाज बेस्ड हमारे पुरानों की कहानी है, तो यू नो। तो मुझे लगता है ये जो साथ साथ जो इसका मैं खुद भी एनालाइज करता हूँ, कभी ऐसा क्यों हुआ, क्यों इतनी डिजिटल पे इतनी, आप बिलीव नहीं करेंगे किस किस्म की कल्ट फॉलोइंग है, और डिजिटल पे रिलीज होने के बाद भी थिएटर्स में देखने लोग इसको जा रहे हैं। इट इज बिकमिंग, एंड ऐसा नहीं है कि एक 10 years बैक वाली ऑडियंस जा रही है, ऑडियंस इज बिटवीन 16 and 24, वेरी यंग ऑडियंस इज गोइंग एंड सीइंग द मूवी इन द थिएटर्स। यस, या तो आई थिंक एक हमारे कंट्री का एक ओवरऑल जो एक संस्कार में एक जागरूकता जो आई है, और ये हमारे खुद के कल्चर में, मुझे लगता है बिकॉज दिस फिल्म बिलोंग्स टू देयर। हमें उस वक्त पे जब रिलीज़ हुई थी तो बहुत सारे जर्नलिस्टों ने बोला था ये आप यंग फिल्म बना रहे हो, यंग एडल्ट के लिए फिल्म बना रहे हो, ये क्या ही टाइटल रख दिया आपने, सनम तेरी कसम। आप कुछ रखो, कुछ इंग्लिश का तड़का मारो उसमें, कुछ यू नो ऐसा करो। और ये क्या है, लड़की बोल रही है, मेन प्रोटैगनिस्ट आपकी लड़की है, बोलती है मुझे तो ऐसा नहीं है कि मुझे कोई लड़का पसंद नहीं आता है, पर वो कोई मुझे लाइक ही नहीं करता है, तो अपने माँ बाप को ही तो बोलूँगी कि मेरी शादी करा दो। ये क्या लड़की है, शादी की बातें करती है, शादी इज़ अ डेड, मैरिज इज़ अ डेड इंस्टीट्यूशन, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, यू नो। और वो आगे जाके बोल रही है, पिता को बोल रही है, और लड़का उसको बोल रहा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता व्हाट योर डैड इज सेइंग, तो वो लड़की उसको बोलती है नहीं, दुआ बद्दुआ माँ बाप जो भी देते हैं उसको ऊपर वाला ओके कह देता है। हाँ, बट सर लोग मतलब मैं सॉरी आपको रोक रही हूँ, लेकिन ये बात सुन के ना मुझे ये याद आया कि सनम तेरी कसम देखने वाले लोग हैं, लेकिन वही लोग तो फिर एनिमल देखने भी जा रहे हैं ना। नो सी आई टेल यू व्हाट, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि एनिमल में भी कोई एनिमल, व्हाट हैपेंस इज ना, कहने का तरीका बदलता जाता है, पर संस्कारों में वो बात नहीं चेंज होती है कि जो है अब एनिमल को, अब हम एनिमल डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज आई कैन डिस्कस दैट। मैं एनिमल में मतलब मे बी इट वाज एन ऑब्सेशन विद द फादर। तो आज हमारी में कितनी ही एट द एंड ऑफ द डे कोर आइडिया था कि फैमिली सिस्टम को प्रोटेक्ट करके रख, उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग था, उसका बोलने का तरीका अलग था, पर जो कोर आइडिया था दैट वाज समबडी वांटिंग टू प्रोटेक्ट द फैमिली सिस्टम की बात हो रही, चाहे आप महाभारत में चले जाइए या कहीं भी चले जाइए, बस ये तो वहीं का फैमिली सिस्टम थी, फैमिली सिस्टम को। तो यही एक जागरूकता जो आई है ना हमारे देश में, और पर्टिकुलरली यूथ में जो है। आज आप कुंभ में देख लीजिए 10 करोड़ लोग बना रहे हैं, सब छोटे छोटे यंग लोग हैं वहाँ पे। तो आई थिंक दैट हैज़ मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस, एंड दैट इज़ वेयर द सर्टन सेगमेंट ऑफ फिल्म्स आर नॉट डूइंग वेल। एक किस्म की फिल्में हैं जो अच्छा नहीं कर रही हैं, और एक किस्म की फिल्में जो अच्छा कर रही हैं, बाहुबली है या तुम्बाड़ है, या यू नो दीज काइंड ऑफ फिल्म्स आर डूइंग वेल विच आर रूटेड इनटू आवर कल्चर एंड आवर वैल्यूज, यू नो। तो आई थिंक एक जो एक कंप्लीट सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज हुआ है ना, उसके साथ में एक किस किस्म की कहानी लोग बाग देखना चाह रहे हैं, आई थिंक वो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इस
पिक्चर का। अदरवाइज तो हमारे यहाँ पे तो बोल दिया गया था थिएटर्स आर डेड, नोबडी वांट्स टू कम एंड सी द थिएटर्स में पिक्चर, यू नो। ये कुछ हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। ओटीटी, कोविड में ओटीटी ने थिएटरों को मार डाला, हैबिट्स चेंज कर दी हैं सबकी, ये वो लटरम पटरम। बट आज सनम तेरी कसम देख, उन्होंने सब कुछ देखा हुआ है। दे आर कमिंग एंड सेलिब्रेटिंग, दे आर कमिंग एंड मेकिंग ऑल द रील्स ऑन द डायलॉग्स। वो लड़का आके बोलता है उसको कि यू नो तुम्हें मिस करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ, तुम्हारी कसम। मतलब ये क्या कसम की बातें हो रही, कस्मों की बातें हो रही हैं। तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? और वो ये तो यहाँ पे मुझे लगता है एक होलिस्टिकल चेंज जो आया है ना, so I think that has been a very big contributor toward the youngsters. It is very cool. It has become very uncool to be going to theater. It has become cool to watch Dua Lipa का कॉन्सर्ट देखने जाना, वहाँ पे से सेल्फी भेजना, या कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट पे हम सेल्फी भेज रहे हैं, या हम दलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट से सेल्फी भेज रहे हैं। पर कोई भी ऐसे थिएटर में जाके बोलता मैं ये पिक्चर देख रहा हूँ, वो सुपरस्टार की, कोई भेज ही नहीं रहा था। बट टुडे इन सनम तेरी कसम इट हैज़ बिकम कूल टू मेक अ रील ऑन सनम तेरी कसम, यू नो। इट इज़ बिकम कूल टू से द डायलॉग्स ऑफ सनम तेरी कसम, और ये बोलना तेरा जाना जैसे बद्दुआ, दूर जाओगे तुम मर जाएंगे सनम। आज छोटे छोटे बच्चे गा रहे हैं, वो पेड़ के पास इतने छोटे छोटे बच्चे वो अपने कुछ गाली बोतल लेके आ रहे हैं। तो इट इज बिकम कूल टू से टू बी एसोसिएटेड विद सनम तेरी कसम। तो आज वो जो होता है ना कि आपने मैं सनम तेरी कसम देख रहा हूँ, थिएटरों में से रीलें आ रही हैं, लोग बाग खींच रहे हैं, पीछे गाना चल रहा है, सामने खींच रहे हैं। तो इट इज़ बिकम कूल बिकॉज द नैरेटिव इज़ व्हाट द नेशन वांट्स। जो एक पिछले 10 साल में चेंज आया है, तो मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जिससे ये सनम तेरी कसम का जो एक फिनोमिनन हुआ है ना, जो कि कहानी हमने ही लिखी हुई है, कहानी हमारे ही जहन से निकली हुई है, और हम ही वो इंस्पायर करती है। जब हम कहानी लिख भी रहे थे तो वही क्या है यार, अमीर गरीब की कहानी बना दो यार, वो लड़का अमीर है लड़की गरीब है, या उसके पापा इसके पापा की दुश्मनी है रोमियो एंड जूलियट टाइप की, या ये मुस्लिम है वो हिंदू है, यही कहानियाँ बनती हैं लव स्टोरीज़ में। बट राधिका और मैंने बोला नहीं, हम लोगों को तो वही कहानी बोलनी है जो हमारे पुराणों की है, वो कहानियाँ, और वो रेजोनेट होएगी यूथ से। तो मे बी वी वर अहेड ऑफ टाइम एज स्टोरी टेलर्स, और वी वर on time with storytellers as a storyteller, you know. So the narrative of the nation was changing. Then the socio-economic political environment of the nation was changing, and the youth was coming with it. So it has become cool. Sanam Teri Kasam is a very cool brand, you know. In fact, हमें so many people say, देखो भाई अभी उन डायरेक्टर का कॉप वर्ल्ड है, उनका हॉरर का वर्ल्ड है. You as writers and directors of Sanam Teri Kasam, it's a very cool brand. So what world is it? लव का वर्ल्ड बनाइए आप अपना. और वो जो प्रोमिसेस हैं हमारे पुराणों में, हमारे उसमें वचनों की बातें होती हैं. चाहे हमारी शादी होती है वो 7 वचनों के आसपास होती है. तो हमारी वी हैव द अदर थिंग, बट दिस इज द यूनिवर्स ऑफ सनम तेरी कसम, द यूनिवर्स ऑफ यंग एडल्ट जिसको बोला जाता है ना. तो वो एक हमारा वर्ल्ड जो है वो मुझे लगता है. हाँ. आपको लगता है गानों का भी रिकॉल वैल्यू काफ़ी है जिसने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया होगा? क्योंकि मतलब लोग इसे तेरे नाम के गानों वाली लीग में इसके गानों को रखते हैं क्योंकि हिमेश ने बनाए थे, वो भी इसके गाने भी हिमेश ने बनाए. तो आपको लगता है वो गानों का रिकॉल वैल्यू भी एक इम्पॉर्टेंट रोल उसने प्ले किया होगा? ऑफ कोर्स. इनफैक्ट वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस की पिक्चरें लोग कहते हैं थिएटर में लोग नहीं आ रहे हैं इज बिकॉज गाने निकालना शुरू कर दिया लोगों ने. गानों के बिना पिक्चरें बना रहे हैं. yes. तो गाने ऐसी चीज़ है हमारी फिल्मों में, जब भी वो अच्छे बनते हैं और वो नैरेटिव में अच्छी तरह से ब्लेंड होते हैं तो वो हमेशा जब हिट होते हैं तो लोग वापस वो सुनने जाते हैं. गाने तो दे आर एवरग्रीन. एंड गरिमा जी, राधिका जी में और मैं इस पे बिलीव करते हैं. आप मुझे बताइए, हनुमान चालीसा गायकी में, हमारे हर भजन हर आरती गायकी में, आप अपने सिनेमा में से गाने कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि हमारे तो लोगों के डीएनए में गाने और गायकी में ही हमारी बातें होती हैं, जो हमारी सारी कहानियाँ बोली जाती हैं या जो भी हमारे बोले जाते हैं गायकी में बोले जाते हैं आज. तो वही. हाँ राधिका, जान हुआ करते हैं गाने फिल्मों की. मतलब एक समय ऐसा था कि लोग गानों के लिए फिल्में देखने जाते थे. नहीं, वो जो कह रहे हैं हमारे मंत्र भी एक लय है. संस्कृत में एक लय है. ये हमारी रूट्स हैं. तो वो लय निकाल दो एंड सडनली ये शार्प वेस्टर्नाइज्ड काइंड ऑफ यू नो, वो ठीक है, वो उनकी सिनेमा है जो हम एंजॉय करते हैं जब उनकी लैंग्वेज में होती है. हम रामलीला देखने जाते हैं तो
उसमें जोक्स होते हैं, हाँ। उसमें गाने लेकिन वो होते सब हैं, सुर में होते हैं, सुर में सब होते लय में हैं, होते सब लय में बात करते हैं। तो वो हमारी कल्चर है, हमारी स्टाइल है। तो गानों को आप निकाल दो और बोलो नहीं, इट्स सरियल, इट इज यू नो सस्पेंशन ऑफ रियलिटी, गाने कौन गाता है, तो वो सब नहीं होता, बिकॉज सिनेमा इज नॉट अबाउट लॉजिक, इट्स अबाउट मैजिक, एंड द मैजिक ऑफ ड्रामा एंड नरेटिव्स इन इंडिया इज थ्रू सॉन्ग एंड म्यूजिक, यू नो। अभी करण जौहर ने भी हाल ही में कहा है कि फिल्म्स आर नॉट अबाउट लॉजिक, दे आर अबाउट कन्विक्शन, कि आप कितना कन्विक्शन के साथ ऑडियंस के सामने अपनी स्टोरी रख पाते हैं। तो कास्टिंग पे आते हैं। अभी हर्षवर्धन राणे भी, उन्होंने अपने इंटरव्यू में अपनी जर्नी के बारे में बताया कि उन्होंने एक डिलीवरी बॉय के तौर पे काम किया है और अपनी पहली सैलरी से वो मैकडॉनल्ड्स पे जाके उन्होंने स्ट्रॉबेरी शेक पिया था। कैसे हुई ये कास्टिंग, कैसे हुई फिल्म में उनकी? सी हमारे यहाँ तो हम तो मेरिट पे करते हैं सबका सब। इनफैक्ट हमारे यहाँ पे इन हाउस कास्टिंग डिपार्टमेंट है, तो वो ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड कास्टिंग करता है। और गरिमा जी, हमारे यहाँ रूल है हमारे ऑफिस में कि हम दोनों फिल्टर्ड ऑडिशंस नहीं देखते हैं। मतलब माने यूजुअली क्या होता है, ऑडिशंस आती हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास, तो कास्टिंग डायरेक्टर फिल्टर करता है okay. कि इसमें से कौन से अच्छे हैं जो रोल के हिसाब से हैं, एंड जो नहीं है वो डायरेक्टर को दिखाए नहीं जाते हैं। हमारे पास फिल्टर्ड ऑडिशंस नहीं है। हम कहते हैं ऑडिशंस करो, हम शाम में 9 बजे से बैठेंगे और हर ऑडिशन देखेंगे। शर्त यही है कि आप हमें मत बताओ कि आर्टिस्ट का नाम क्या है, आर्टिस्ट का काम क्या है और आर्टिस्ट का अगाड़ा पिछाड़ा क्या है, हम नहीं जानना चाहते। आप सिर्फ हमें ऑडिशन दिखाओ, उसके बाद हम लोग जानना चाहेंगे कि ये कौन है, क्या है। हमें मत बताइए। इफ इट इज फ्रेश फेसेस, नहीं है तो फिर हमें ऑब्वियसली हमें खुद ही पता होता है कि वो कौन। तो सनम तेरी कसम की ऑडिशन भी ऐसी ही हुई थी। अच्छा, 9 बजे हम लोग बैठते थे, आते थे ऑडिशन, एंड हमें कुछ नहीं पता था कि मावरा कौन है और हर्ष कौन है। हाँ, तो कैसे हुआ फाइनल, कौन उनका ऑडिशन बेस्ट ऑडिशन सबसे अच्छा लगा? खत्म, अच्छा, ओवर, 100 on 100। जिनको 100 on 100 मार्क्स मिले दोनों को, आउटस्टैंडिंग ऑडिशन कहाँ मिला, खत्म। दैट्स इट वाज अ वेरी सिंपल इजी प्रोसेस ऑफ मेरिटोक्रेसी। जो कहते हैं ना एंट्रेंस एग्जाम में टॉप रैंक किसको मिला, इस एंट्रेंस एग्जाम में इन दोनों को टॉप रैंक मिला, बस जिसने परफॉर्म किया बस। 4 सीन 1 गाना, आउटस्टैंडिंग बोथ ऑफ देम, खत्म। इट बिगैन एंड एंडेड देयर। फिल्म में सनी देओल का भी बड़ा हाथ है फिल्म बनने में, क्या है वो किस्सा? सनी सर क्या है कि उनको हमारी जैसे कहानियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं। उनको लगता है हम लव स्टोरीज बहुत प्यारी बनाते हैं। अच्छा, तो सनी सर जितने उनका वो जो एक्शन इमेज है ना उनकी, बहुत रोमांटिक है, हार्ट से बिल्कुल रोमांटिक है। तो उनको रोमांटिक कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। तो उनको लगता है कि हमारी रोमांटिक कहानियाँ बहुत अच्छी हैं। तो उन्होंने कहा था आप विजेता फिल्म्स के लिए एक कहानी बनाओ, एक पिक्चर बनाओ आप विजेता फिल्म। तो फिर उनसे डिस्कशन हुए 1-2, वो सारा का सारा। तो फिर एक्चुअली वो जो बीज था कि हम एक लव स्टोरी बनाते हैं, यंग लव स्टोरी, वो सनी सर की बातों से निकला था कि आप एक विजेता फिल्म्स के लिए बनाओ। फिर क्या होता है, दिमाग कहाँ से कहाँ चला जाता है। हम लोग कुछ बेस्ट यंग क्या होता है तो आदमी शुरू होता है एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस फिल्म से बात करते हैं, ऐसी फिल्म बनाते हैं हम लोग। फिर आदमी जब जाता जाता है तो फिर अपने को डिस्कवर करता है एज अ राइटर। फिर राइटिंग का प्रोसेस तो गरिमा जी कैसा है ना, अकेले कमरा, आप सवाल भी आप अपने दिमाग से कर रहे हो, जवाब भी अपने दिमाग से दे रहे हो। तो ये जो जद्दोजहद का प्रोसेस होता है, like Hemingway said, writing is very simple. It's just putting a blank piece of paper in front of you and pouring your blood out on it. Well, I think that's most well said by him. That's what. तो जब आप ये जद्दोजहद में हो तो शुरू ज़रूर करते हो, फिर आप पहुंच जाते हो, फिर आपको सारे सवालों के जवाब इधर उधर करते 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 फिर हमें मिले शिव पुराण में सारे जवाब। फिर वहीं से फिर ये कहानी निकली इंदर और सरू की कहानी। एब्सोल्युटली। अब आते हैं आपकी डेब्यू फिल्म पर, लकी। मतलब लव स्टोरी की आपने बात की, उस फिल्म की लव स्टोरी, उस फिल्म के गाने, उस फिल्म की कहानी लोगों को बहुत पसंद आई थी। मतलब सलमान खान को अप्रोच कर लिया आपने पहली फिल्म में ही जाकर के कि मैं तो सलमान के साथ बनाऊंगा। कैसे हुआ? हम सलमान को नहीं अप्रोच किया। तो कैसे हुआ ये? हम यूनिवर्सल, हम लोग एक, हमारा जो करियर की शुरुआत हुई थी वो एक म्यूज़िक हमारी कॉलिंग थी। तो हमने पहला गाना डायरेक्ट किया था नुसरत फ़तेह अली खान का किन्ना सोना, जिसमें हमने अर्जुन रामपाल को ब्रेक दिया था। अच्छा। फिर वहाँ से हमारी एक म्यूज़िकल जर्नी शुरू हुई। आशा भोसले जी का वो पंकज उदास, वो क्या है उसमें
समीरा रेड्डी को हमने लॉन्च किया था उसमें, आहिस्ता कीजिए बातें धड़कने कोई सुन रहा होगा, या वो फिर लता जी का वो भजन हमने किया था, राम रतन धन पायो। फिर इस तरह से सब, फिर फाल्गुनी पाठक, सारे गाने वो जो जितने भी उनके, तो फिर उसके ईगो नटोरियस गाने भी हमने किए। कौन कौन से? कांटा लगा, ओह माय गॉड, वो आप लोगों ने direct किया है वो गाना। फिर 5 गानों की, ये जैसे 5 वो गानों, हमारे नटोरियस गाने, कलियों वो का हमारा बेस था। चमन, कलियों का चमन, कांटा वही। लगा, चढ़ती जवानी, पर वो गाना तू अपने तू आप में वही। एक मतलब अलग ही ट्रेंडिंग सॉन्ग हो गया था। करेक्ट। फिर हमने कहा गाने इतने हो गए थे, और लास्ट गाना हमने डायरेक्ट किया था उस लॉट का, कांटा लगा। फिर हमने कहा अभी बहुत हो गया, अभी हमको पिक्चर बनानी है। तो हम लोग उस वक्त एक कंपनी में काम करते थे। तो उस कंपनी में, जब आप कंपनियों में काम करते हैं तो कंपनी आपको गाड़ी देती है, फ़ोन देती है, सब कुछ देती है, सब कुछ। फिर हमने कहा हम रिज़ाइन कर रहे हैं, तो हमारी गाड़ी चली गई, फ़ोन चला गया, सब कुछ चला गया। तो अब हम और राधिका जी और पापा की गाड़ी, इनकी पापा की गाड़ी, उस वक्त की बात कर रहे हैं हम। तो उसके बाद हम और हमारी स्क्रिप्ट लगी की, और हमारा 2 in 1 जिसमें हमारे गाने के हम चले इधर उधर नरेशंस दे रहे थे सब तरफ। फिर हम गैलेक्सी गए सलमान के वहाँ पे, सोहेल ऊपर, जिसका कोई नहीं हमारी इंडस्ट्री में बोला उसके खान ब्रदर्स हैं, तो खान परिवार है। तो हम भी वो होता है। तो हम भी वहाँ पे गए, हमने कहा, तो हम गैलेक्सी में गए, सोहेल के साथ हमारी मीटिंग थी, 1st फ्लोर पे रहते, तो उस वक्त रह रहा था। तो वो एक्सेस कैसे हुआ उस मीटिंग का? सोहेल को हम जानते थे बिकॉज हम इतने गाने वाने कर चुके थे। हमारा इतना ऐसा भी नहीं था कि हम रैंक न्यू कमर थे, हमारे सुपरहिट गाने थे, लोग हमको जानते थे, हम लोगों को जानते थे। तो फोन मैंने, हम सलमान सर को नहीं कर पा रहे थे, बट सोहेल तक तो पहुंच ही गए थे हम लोग। तो हमने कहा हम एक नैरेट करने आ रहा, सोहेल उसका डायरेक्ट भी करता था ना, तो फ्रॉम अ डायरेक्टर टू डायरेक्टर, सो उसके सामने। तो हम गए गैलेक्सी में सोहेल को, तो नीचे सलमान मिल गया हमको। अच्छा, तो नीचे ही रहते हैं ना, वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, सोहेल ऊपर रहते हैं, सोहेल ऊपर थे। तो सलमान ने कहा, वो पहचान गए थे आपको? हाँ, नहीं, वो जानते थे। राधिका भी ना, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वाह। हमने कहा सलमान हम तो नरेशन देने आए सोहेल को ऊपर। तो उन्होंने बोला अच्छा आओ, अंदर आओ, मेरे घर में आओ। तो हम अंदर गए, तो उन्होंने बोला कांग्रेचुलेशंस, आई एम डूइंग योर फिल्म। तो हमने कहा अरे सॉरी, आपने सुनी ही नहीं। मैंने आपका काम देखा है, मुझे बहुत पसंद है। आपने पूछा नहीं आपने कौन सा गाना देखा जिसमें आपको मेरा काम पसंद आया? मैंने पायले चनकाई, उनको बहुत अच्छा लगा। मैंने पायले चनकाई, फाल्गुनी का जो गाने थे ना, याद किया क्या नहीं, मैंने पायले चनकाई, उनको बहुत पसंद था। तो फिर वहाँ से फिर उसके बाद सलमान सर ने सुनी कहानी, फिर उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री या क्या। अच्छा, अभी ना निखिल आडवाणी ने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि जो प्रेशर आता है बड़े स्टार्स के साथ काम करने का, जैसे अब तो 600-800 करोड़ की फिल्में बनने लगी हैं, और ये बॉक्स ऑफिस वाला प्रेशर भी, गजनी पहली फिल्म थी जो 100 करोड़ के पार हुई थी, उससे पहले ये नंबर्स का इतना प्रेशर नहीं था। तो उनका ये कहना था कि मैं अक्षय, सलमान, शाहरुख को प्रोड्यूस तो कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि 600-800 करोड़ से मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता उनको, वो प्रेशर नहीं ले सकता अब मैं। तो जब आप उन्हें डायरेक्ट कर रहे थे, तो क्या वो प्रेशर आपके दिमाग में भी था कि आप सलमान को डायरेक्ट कर रहे हैं? How was it on the sets? See, you don't take the pressure. Like, see, आज हमारा, by the grace of God, we have got, हमसे so many hit songs and all that. अब जैसे आप take for example दबंग, okay? Yes, उसके गाने। हाँ, तो अब सलमान सर ने हमें फ़ोन करके बोला कि राधिका ने तुम लोग क्या कर रहे हो? हमने कहा हम कुछ एडिट कर रहे थे उस वक्त, वाई आ जाओ। तो हम वाई गए, तो हमने, सलमान सर ने बोला कि भाई ये मेरे पिक्चर है, तुमको मैं चाहता हूँ तुम गाने करो। तो उन्होंने हमको गाने सुनाने लगे। तो पहले उन्होंने हमको सुनाया हुड़ हुड़ दबंग दबंग। हमें सलमान सर गाना तो बहुत अच्छा है, बोले ये तुम नहीं डायरेक्ट कर रहे हो। तो हमने कहा अच्छा सर। फिर उन्होंने हमको सुनाया मुन्नी बदनाम हुए, हमने सलमान गाना तो बहुत अच्छा, ये भी नहीं तुम कर रहे हो। फिर उन्होंने हमको ताकते रहते तुमको, सबने सलमान ये कोई गाना होता है क्या हो आप भी क्या हमको गाना दे रहे, ये तुम डायरेक्ट कर रहे हो, ये आप डायरेक्ट कर रहे हो, ये आप कर रहे हो। और ये फिर उन्होंने बोला हमने गाना शूट भी किया हुआ है। तो हमने कहा ठीक है। फिर उन्होंने जो भी शूट किया हुआ था उसके बाद उन्होंने कहा मुझे ये गाना सबसे मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा गाना। Correct. And one person we know who knows better than anyone in the industry. Which is a good song is him. with सलमान खान। हाँ, जैसे उन्होंने बोला कि मुझे गाना पसंद है, हमने अपना पूरा दिमाग पे रीसेट किया, फिर हमने वापस सुना कि उनके पर्सपेक्टिव से। And then no pressure. Pressure लेके क्रिएटिव के आप प्रेशर ले लोगे, then you have to understand. Okay, it's a story of Chulbul Pandey. Now Chulbul Pandey, if he's going to romance, how he's going to romance? You know, अब वो
फाइनेंशियल प्रेशर्स वगैरह आदमी नहीं लेता हम है। दोनों एक्चुअली प्रेशर नहीं लेते, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर लेते हैं। व्हेन यू आर वर्किंग विद अ स्टार, यस यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, आपकी एज डायरेक्टर सोलो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, स्टार खुद भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, बिकॉज वो अपने ऑडियंस को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उनको भी पता है कि उनको क्या नंबर्स लैंड करने हैं, एंड आपको भी। सो वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो एक माइंडसेट होता है कि आप उसे प्रेशर मानो कि आप उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी मानो। हम दोनों इतना उस चीज का और प्रेशर। आप फिर उसमें देन यू कैन नॉट। अब ये चुलबुल पांडे बॉडी है सुपर हीरो। अब चुलबुल पांडे अगर रोमांस करेंगे तो चुलबुल पांडे आई लव यू तो नहीं बोलेंगे ना किसी को। तो अब हम लोगों को जब आया मस्त मस्त दो नैन दिल का ले गए चैन, तो राधिका एंड आई सेड कि नहीं, हम लोगों को वी विजुलाइज हिम एज ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक ग्लासेस, और रात का वक्त है पूरा, एंड ही विल कम एज दिस चुलबुल पांडे, यू नो, एंड ही विल रोमांस। अब ऑफ कोर्स सेट पे फिर थोड़ी सी हलचल हो गई कि ये क्या हुआ यार, गाना है मस्त मस्त दो नैन दिल का ले गए चैन, आपने तो सलमान खान द मोस्ट ब्यूटीफुल आइज में चश्मा पहना दिया, बंद कर दिया आपने। तो फिर एनीवे वी सेड ट्रस्ट अस, अगर चुलबुल पांडे रोमांस करेगा तो आंखों के नहीं, आंखों के अंदर जो चश्मा है, चश्मे के अंदर जो हार्ट्स बनेंगे, दैट्स चुलबुल पांडेज रोमांस, यू नो। फिर वो आइकॉनिक विजुअल हो गए, वो चश्मे के अंदर जो हार्ट्स बन रहे थे ना, वो सारे के सारे। सो दैट इज देयर, सो यू डोंट टेक प्रेशर, यू जस्ट फ्लो नेचुरली विद द क्रिएटिव्स, यू नो। सो देन बट वी एंजॉय वर्किंग विद स्टार। हाँ, यस। अच्छा, वो क्रिएटिवली भी काफी इन्वॉल्व होते हैं ना, क्योंकि वो जो दबंग का बेल्ट वाला हुड़ हुड़ दबंग वाला जो उनका स्टेप हमने है, गाना नहीं किया है, बट नहीं, Yeah, actually yeah, of वो course. उनका अपना स्टेप Yes, है। yes, वो पहले yes. सलामी इश्क में स्टेप को Yes, डालना yes, चाहते थे, yes, डायरेक्टर yes. ने बोला मेरे गाने के साथ नहीं जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब फिर वो बाद में बेल्ट वाला स्टेप उन्होंने डाला। तो वो क्रिएटिवली कोई उन्होंने आपको आइडिया दिया हो? ही ऑलवेज इज बेटर। आप दबंग के उसी गाने में देखिएगा, एक शॉट है जहाँ पे सलमान सोनाक्षी को देखते हैं और वो जीप के पास खड़े होकर वो चाय पी रहे हैं, यू नो। उसके बाद 2 टेक्स हैं उसमें लिए हमने। एक में इसमें सलमान उठते हैं और यू नो ही वॉक्स इन अ स्वैग, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ वॉक ही गिव्स एंड वॉक्स टुवर्ड, एंड राधिका एंड आई बोथ सेड दो वॉक थे। एक वॉक थोड़ा सा ऐसा शोल्डर शेक करके वॉक करते हैं। अच्छा। और फिर हम लोग गए, हमने कहा नहीं सलमान, ये शोल्डर शेक मत करो, ये जस्ट स्ट्रेट वॉक। तो उन्होंने कहा ओके, इफ यू वांट आई विल डू इट। ही गेव दैट स्ट्रेट वॉक, बट ही सेज तुम रखोगे वही, जब तुम एडिट करोगे तुम देखना वही वर्क करेगा। वो सही था। हम लोग जब एडिट में गए और हमने डाला, क्योंकि उनको चुलबुल पांडे का कैरेक्टर पूरा इनसाइड आउट पता था, तो वो जब रज्जो को देख रहे हैं तो एक सिंपल वॉक भी वो जस्ट देख के वॉक नहीं कर रहे, उसमें भी वो अपने ऐसे शोल्डर्स को ऐसा ग्रूव करते हुए वॉक करते हैं। तो बस he is very engrossed in the work. slightest of nuances, he is very engrossed in His contribution yes, is it's much immeasurable because he knows his see देखिए, आपको अपनी पिक्चर बनती है ऑडियंस के लिए, उनसे बेटर उनकी ऑडियंस को कोई नहीं जानता है, नॉट इवन देयर डायरेक्टर। तो वहाँ उनकी कंट्रीब्यूशन आती है, क्योंकि उन्हें पता है उनकी ऑडियंस क्या चाहती है। यस। तो ऐसे लकी के शूट के टाइम पे भी वो आपको बताते रहते थे कि ये सीन ऐसे करने की बजाय ऐसे कर लो, या कुछ ऐसे क्रिएटिव अपने इनपुट्स देते रहते? No, see, I'll tell you what. Yeah, He's a- director's actor. No, he's a director's actor. He never does. But the kind of he gives for the director to make him comfortable is something which is beyond. I'll tell you incidences. You know, we were shooting at where? Gulf of Finland. At this अपना रेलवे स्टेशन पे हम शूट कर रहे थे। कोई 200 लोगों का क्राउड था। लकी के टाइम पे। और लकी के टाइम पे क्या हो रहा था, हम बात कर रहे थे इंग्लिश में, एक इंटरप्रेटर रशियन में समझता था और रशियन में बोलता था, फिर हमको लोग इस तरह से डायरेक्ट कर रहे थे। अगर आप बोलो आई वांट येलो, देन 5 मिनट लगेंगे, विच येलो, daffodil yellow, daisy yellow, burnt yellow, sunflower yellow, sunshine yellow. It was a very difficult process of doing that film, you know. Yeah. Everything is to be slowed down by 30%. And we were telling him anything to do, you know. He was giving beyond, and in fact, for such a big superstar, you know, उस वक्त सेट पे ना कोई खाना खाने की जगह थी, ना बैठने की जगह थी, कुछ नहीं था। And खाना निकलता था और बर्फ की तरह ठंडा हो जाता था, कुछ गर्म ही नहीं रह रहा था, बिकॉज वो सो कोल्ड। तो ऐसे हमें याद है, जमे हुए चपाती ऐसे लग रहे थे कि थप्पड़ मार सकते हो उन चपातियों के साथ, हार्ड हो गए थे। वो नीचे बैठ के खा रहे थे, वहीं ड्रेस सलमान वो खा रहे थे। हाँ, ड्रेस पेटी पे बैठ के सलमान वाज हैविंग द, सो द कंट्रीब्यूशन ही कम्स एज ऑन बोर्ड एज एन एक्टर टू सपोर्ट द थिंग, एंड
को स्टार्स के साथ में जो रिहर्सल्स पे खड़े हो जाना, इज जस्ट अमेजिंग director's actor, you know, because he rises so much above the. So many times that we used to tell him, Salman, thoda sa. But yes, he's opinionated. There's no doubt about that. He has opinions. But the nice thing about it is ना, आप उनको तर्क दो कि सलमान हमें ये लगता है इस वजह से, और उस तर्क में कुछ दम है, तो एक he'll say, okay, let's do it. But तर्क में दम होना चाहिए. You have to be able to defend your point of view to him. That is very important. If you can do it, then there's no discussions and there's nothing. And it's just. You have to earn his respect. Yeah, you have to earn his respect. You cannot expect the biggest It's not going to superstar just- of our country for 30 years now to कि हम डायरेक्टर बन गए तो हमें रिस्पेक्ट करो क्योंकि हम डायरेक्टर की कुर्सी में बैठे हुए हैं, वो नहीं चलेगा. यू हैव टू अर्न हिज You रिस्पेक्ट. have to earn his respect. यस अच्छा अभी आपने एक इंटरव्यू में बोला था कि सनम तेरी कसम 2 आप उनके साथ बनाना चाहते हैं और फरवरी अगले साल, मतलब आपने रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप हमारी फिल्म में होंगे. उनके साथ करना चाहता अब आपने कहा कुछ अलग जवाब देना, तो मैं अब आपको अलग जवाब देता हूँ कि एक्चुअली में हमने कहा था कि राधिका और मैंने ये जो आपसे बात कहा था ना कि हमें एक जो एक हमारा धर्म है उसमें ये कसमों की बातें होती हैं, वचनों की बातें होती हैं. तो हम लोगों का जो वर्ल्ड ऑफ यूनिवर्स ऑफ लव है, वहाँ पे हमने 4 कहानियाँ लिखी हैं जो हमारे वचनों पे, हमारी कसमों के ऊपर बेस्ड हैं. उसमें से सनम तेरी कसम वाज वन ऑफ द स्टोरीज, एंड उस सनम तेरी कसम का पार्ट 2 जो है वो हमने तभी लिख लिया था जब हमने पार्ट 1 लिखा हुआ था. अब कम्स 2026 वैलेंटाइन, यस राधिका राव और विनय सप्रू, सनम तेरी कसम के राइटर एंड डायरेक्टर्स वर्ल्ड, वन फिल्म ऑफ दोज प्रोमिसेस, वो वचनों की कहानी, उन कसमों की कहानी एक वैलेंटाइन पे ज़रूर आएगी. लेकिन जो प्रोड्यूसर हैं वो तो कह रहे हैं कि फिल्म की आईपी उनके पास है. खबरें हैं कि वो कह रहे हैं कि है. बना ही हम नहीं लोग सकते. कह रहे हैं हमारी दुनिया में 4 कहानियां हमने लिखी, हाँ, और हम एक कोई कहानी, किसी दूसरे नाम से. नहीं, कोई नाम नहीं, कोई दूसरी ही कहानी, 4 प्रोमिसेस की कहानी. Okay. हमने 4 लव स्टोरीज लिखी थी, 4 different कसमों के ऊपर. हाँ. उसमें से एक कसम थी सनम तेरी कसम, और 2 और कहानियां हमने लिखी थी जो हमारी ही दुनिया की कहानी है, जो कसमों पे आधारित थी. तो हमने कहा उसमें से कोई एक कहानी okay. वैलेंटाइंस डे पे आएगी. फ्रॉम द राइटर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ सनम तेरी कसम, अ स्टोरी ट्रांसलेशन ऑफ. में वो हाँ, डाइल्यूट होते होते misinterpretation. मिसइंटरप्रिटेशन तो क्या हुई है, वो कौन सी कसम होगी, वो सनम तेरी कसम होगी या कोई और कसम की कहानी होगी, पर होएगी जरूर वैलेंटाइंस नेक्स्ट ईयर, वो हमने कहा. ओके, तो ये इस तरीके से मिसइंटरप्रिटेशन हुआ है हाँ. कि क्योंकि प्रोड्यूसर साहब भी खबरों में आए थे और उन्होंने भी कहा था कि भाई मेरे पास आईपी है, कोई बना ही नहीं सकते, मेरे साथ तो डिस्कशन ही नहीं हुआ है. नहीं, पर बस वही है. हाँ, तो ये कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर हो गया गाइस कि कौन सी फिल्म 2026 के वैलेंटाइंस डे पे आने वाली है. जी. इस समय की कमी के चलते हमें इंटरव्यू रैप करना पड़ेगा. जब अगली फिल्म आपकी आएगी फरवरी 2026 में हम वापस बैठेंगे और कौन सी कसम है? हाँ, वो जो भी कसम होगी उस पर बातचीत करेंगे जी. और इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे. थैंक यू सो मच Thank you हमारे so साथ much. जुड़ने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.